अब आज का अपना टॉपिक है, क्या नाम है उसका? बल, फोर्स। ये प्रश्न अपन लास्ट में देखेंगे। अच्छा, इसमें नहीं है क्या? किसमें है? पीडीएफ अलग है? इसमें है क्या? हाँ, अब देखिए अपन पढ़ते हैं बल के बारे में। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो किसके बारे में है? बल। बल क्या होता है? वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है या विस्थापित करने का प्रयास करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल भी एक सदिश राशि है। बल भी क्या है? एक सदिश राशि है। बल का अपन सूत्र देखेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। उसमें त्वरण होता है, त्वरण की दिशा में बल लगता है। त्वरण की दिशा में क्या होता है? बल लगता है। तो बल भी एक सदिश राशि है। अभी तक अपन ने मुख्य रूप से सदिश राशियां जो पढ़ी है वो है, नंबर एक तो विस्थापन, नंबर दूसरा है वेग, नंबर तीन है त्वरण, और ये अभी आया जो है वो कौन सा है? बल। ये भी एक सदिश राशि है। इसको प्रकट करने के लिए मात्रक के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? दिशा की भी जरूरत होती है। ये आ गया यहाँ पर। बल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा त्वरण की दिशा में होती है। जिसकी दिशा किसमें होती है? और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या एक समान वेग से कोई वस्तु गति कर रही है तो क्या उसमें त्वरण उत्पन्न होगा? नहीं होगा। वेग में परिवर्तन होगा तभी क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। बल का सूत्र ये है, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर m कण का द्रव्यमान है। m क्या है? कोई भी कण या वस्तु है उसका द्रव्यमान है, मास है। और a क्या है? त्वरण है। a क्या है? त्वरण। मात्रक, बल के मात्रक कौन कौन से हैं? बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसको अपन न्यूटन कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहां से आया है? ये बल का सूत्र होता है, F इज इक्वल टू एम ए। द्रव्यमान का मात्रक तो क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सामान्य बोलचाल की भाषा में, चूंकि इसकी खोज न्यूटन ने की थी, इसलिए इस पूरी इकाई को क्या कहते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का सामान्य मात्रक क्या है? न्यूटन। जहां पे भी न्यूटन आता है वो बल का मात्रक है। ये कौन सी पद्धति है? एम के एस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये कौन सी पद्धति है? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन। अब यहाँ पर किलोग्राम था तो यहाँ पर क्या आ जाता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार एफपीएस पद्धति में पाउंड होता है। क्या होता है इसका मात्रक?
पाउंडल दे रखा है, हालांकि ये पाउंड ही है। क्या होता है? बल का मात्रक पाउंड होता है। एमकेएस पद्धति में क्या होता है? न्यूटन। एफपीएस में क्या होता है? हाँ सॉरी, एफपीएस में क्या होता है? पाउंड। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। डायन नहीं, डाइन। क्या होता है? डाइन होता है। पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? पाउंड। ये किसका मात्रक है? एम का है। और ये किसका है? त्वरण का है ना, क्योंकि एफ का मान क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? MA। बल का सूत्र क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए। क्या अपन इस चीज को यूं भी लिख सकते हैं? एफ इज इक्वल टू एम ए। मैं इस चीज को यूं लिख दूं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? त्वरण। तो बल का मात्रक अगर इस फॉर्मेट में आपको कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो भी आप लोग बल निकाल सकते हैं। आपके दिए हुए क्वेश्चन में यदि एम और ए दिया हुआ है तो आप बल निकाल सकते हैं। आपके दिए हुए क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और द्रव्यमान दे रखा है वस्तु का, तो भी आप लोग क्या निकाल सकते हैं? बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये कोई एक वस्तु है, इसमें इसके इस तरफ से बल लग रहा है 10 न्यूटन। कितना लग रहा है? और इसके ठीक विपरीत दिशा में भी 10 न्यूटन बल लग रहा है। इस स्थिति के अंदर क्या ये वस्तु गति करेगी? नहीं करेगी। इस स्थिति, जब किसी वस्तु के दोनों तरफ संतुलित बल लग रहे हो, क्या लग रहे हो? कंडीशन नंबर एक, दो तीन कंडीशन आएगी। संतुलित बल दोनों तरफ से लग रहे हो, जब वो स्थिर है, उस स्थिति के अंदर वस्तु गति नहीं करेगी। गति करने के लिए वस्तु के ऊपर असंतुलित बल का होना आवश्यक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। गति करने के लिए क्या जरूरी है? असंतुलित बल होना आवश्यक है। लेकिन जब कोई भी वस्तु एक बार गति करना प्रारंभ कर देती है और वो समान वेग से चल रही है, तो फिर उसके ऊपर असंतुलित बल की कोई जरूरत नहीं है। वो जो बैलेंस्ड फोर्स है, जो बैलेंस्ड फोर्स है वो ही काम करेगा। फिर अपने को रोकना है या उसकी दिशा चेंज करनी है, तो अपने को एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा, अन्यथा वो रुकेगी नहीं या फिर वो मुड़ेगी नहीं। कहने का मतलब ये, गति के लिए क्या चाहिए? असंतुलित बल। जब एक वस्तु पर परिणामी बल यानी नेट बल अगर शून्य हो जाए, यानी कि अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी क्या है? व्यक्ति है। एक व्यक्ति उसको धक्का दे रहा है 20 न्यूटन से, और उसके दूसरे तरफ भी एक व्यक्ति खड़ा है, वो भी उसको दे रहा है धक्का कितने न्यूटन से? 20 न्यूटन। तो क्या उसमें गति होगी? नहीं होगी। अगर एक तरफ से 10, एक तरफ से 20 है, तो क्या गति संभव है? बिल्कुल हो जाएगी। किधर जाएगी? 20 की तरफ कैसे जाएगी? 10 की तरफ आएगी। किसकी तरफ आएगी? 10 की तरफ। जब एक वस्तु पर परिणामी बल यानी नेट बल शून्य हो, तो इसे संतुलन अवस्था कहते हैं। इस स्थिति के अंदर वस्तु की गति नहीं होती है, यानी कि परिणामी बल जो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, तो वस्तु गति नहीं करती है। अब ये देख लीजिए, ये वस्तु बीच में रखी हुई है, 10 न्यूटन बल इधर से लग रहा है, 2 न्यूटन बल इधर से लग रहा है। ये वाला ताकतवर है, तो इस वस्तु को इस दिशा में धकेल देगा। ये असंतुलित बल है। ये कौन सा बल है? बैलेंस्ड नहीं है, ये असंतुलित बल है। इस स्थिति के अंदर ये वस्तु इस दिशा से इस दिशा की ओर गति करेगी। ठीक इसी प्रकार ये दूसरा उदाहरण है। ये वस्तु है, इधर से 20 न्यूटन बल लग रहा है, इधर से कितना लग रहा है? 3 न्यूटन बल लग रहा है। तो ये वस्तु किधर गति करेगी? इस ओर गति करेगी, बाईं ओर। ये असंतुलित बल है, दोनों अवस्थाओं में असंतुलित बल लग रहे हैं, अतः ये असंतुलन अवस्था है। किसी वस्तु को गति करवाने के लिए असंतुलित बलों का होना आवश्यक है। कोई भी वस्तु गति कब करेगी? जब उसके ऊपर कौन से बल लगे हो? असंतुलित बल। अब जैसे इस कुर्सी को अपन हटाते हैं, क्या इसमें बल का युग्म लग रहा है? क्या जोड़ा लग रहा है? क्या
कितने बल लग रहे हैं, कितने बल लग रहे हैं। जैसे माना कि ये कीबोर्ड है, इसको भी अपन हटाएंगे तो कितने बल लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं। एक तो इस वस्तु के जो सतह को छू रही है वो कौन सा बल है, घर्षण बल, और एक लग रहा है पेशीय बल। कौन से बल लग रहे हैं, घर्षण बल और पेशीय बल। युग्म में रहते हैं बल। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब देखिए 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम द्रव्यमान के कणों के त्वरण कितने हैं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो इनके बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको इधर नहीं देखना है इसमें क्या लिखा हुआ है ना। अब आप लोग केवल कल्पना कीजिए कि 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो कण हैं, 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो कण हैं, और उनके त्वरण कितने हैं, 2 किलो वाले के कितने हैं, 5, और इसके कितने हैं, 1। तो आप लोगों को सबसे पहले तो F1 इज इक्वल टू क्या लिखना है, M1A1 क्या लिखना है, और F2 का मान कितना लिखना है, M2A2। अब पहली स्थिति में देखिए M1 का मान कितना है, द्रव्यमान कितना था, 2, ए का मान कितना है, 5, कितना है, 5। दूसरी स्थिति में देखिए M2 का मान कितना है, 4, A2 का मान कितना है, त्वरण कितना है, 1। तो F1 का मान कितना आया, 10 न्यूटन, कितना आया, 10 न्यूटन, और F2 का मान कितना आया, कितना आया, 4 न्यूटन। अब अपने को क्या पूछ रहा है, इनके बलों का अनुपात निकालिए। तो बलों का अनुपात का मतलब F1 अपॉन F2, यानी कितना हो गया, F1 का मान कितना है, 10/4। तो F1, रुकना पड़ेगा, हाँ ये तो है, सहन शक्ति कम है इसलिए गड़बड़ हो जाता है। अब ये सारे वापस लिखना पड़ेगा। यहां तक अपन देख चुके थे कि F1 का मान कितना आया, 10, और F2 का मान कितना आया, सॉरी यह बटा नहीं है, 4 न्यूटन। तो अब F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू कितना आया, 10/4। तो F1 अनुपात F2 बराबर क्या होगा, 10/4। कितना होगा, 10/4। अब इसको काट लीजिए, 5/2। तो इनके बलों का अनुपात कितना आ जाएगा, 5/। तो ये सवाल समझ में आया नहीं आया, वापस देख लो। 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान के कण है, कितने कण है, दो कण है। एक तो कितने किलोग्राम का है, 2 किलोग्राम का, और दूसरा कितने किलोग्राम का है। जब भी आप लोग कोई सवाल करें तो उस सवाल के बारे में भी सोचें, केवल यही नहीं कोई ये सवाल है जो कर लिया। अब थोड़ी सी आप लोग कल्पना कीजिए, इसका 2 किलोग्राम वजन है, लेकिन इसका त्वरण कितना है, 5। कितना है, 5। इसका मतलब आप लोग ये देखिए, वस्तु छोटी है लेकिन इसमें त्वरण क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब इस पर बल क्या लग रहा है, ज्यादा है, लगा हुआ बल क्या है, ज्यादा। इससे स्पष्ट हो रहा है F1 का मान कितना आ रहा है, 5, और F2 का मान कितना आ रहा है, 2। 2 किलोग्राम की वस्तु का त्वरण कितना है, 5, और 4 किलोग्राम वाले कितना है, 1। तो F1 का मान कितना होगा, F1 का सूत्र बताइए। F1 इक्वल
M1 A1, F2 बराबर M2 A2। फिर अनुपात किसे निकालेंगे? F1 अपॉन F2। किसे निकालेंगे? F1 अपॉन F2। अगला प्रश्न है, 2 किलोग्राम और 8 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंडों पर समान बल कार्यरत है। 2 किलोग्राम और 8 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंडों पर क्या कार्यरत है? समान बल कार्यरत है। तो इनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उत्तर नहीं देखना है आपको। 2 किलोग्राम और 8 किलोग्राम की कोई वस्तु है जिनके द्रव्यमान के पिंड, सबसे पहले तो आप कल्पना कीजिए उत्तर क्या आ सकता है। 2 किलोग्राम का पिंड है, उसके ऊपर भी समान बल कार्यरत है, और 8 किलोग्राम का जो पिंड है उसके ऊपर भी क्या है? समान बल कार्यरत है। छोटी वस्तु पहली है, पहली वस्तु क्या है? छोटी। दूसरी वस्तु का जो भार है वो क्या है? ज्यादा है। द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है। पहली वस्तु का द्रव्यमान क्या है? कम। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? ज्यादा। आप कल्पना कर लीजिए कि पहली वस्तु छोटी है, दूसरी वस्तु बड़ी है। अब छोटी और ये बड़ी। अब थोड़ा सा सोचिए और कल्पना कीजिए कि इन दोनों के ऊपर अगर बल समान लगेगा तो त्वरित कौन सी वस्तु ज्यादा होगी? छोटी वाली। तो आंसर में आप लोगों को ये पता लग जाना चाहिए कि त्वरण किसका ज्यादा होगा? छोटी बॉडी का। तो कहने का मतलब त्वरण जिसमें पहले ज्यादा दे रखा है वो आपका आंसर होगा। क्या होगा? पहले जो त्वरण ज्यादा जिसमें दे रखा है वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। कई बार अपन एक ऑप्शन में ये भी आ सकता है 1:4। क्या आ सकता है? 1:4। लेकिन आपका ये यहाँ पर सेंस काम करना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो पहली वस्तु है जिसका द्रव्यमान कम है और दूसरी वस्तु जिसके ऊपर द्रव्यमान ज्यादा है, अगर दोनों के ऊपर समान रूप से बल आरोपित होंगे तो जो छोटी वस्तु है उसका त्वरण क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखिए F1 अपॉन F2, ये त्वरण का अनुपात किसे? बल के अनुपात से निकल जाएगा। F1 देख लीजिए आप लोग, F1 अपॉन F2। F1 का मान क्या है? M1A1 बटा M2A2। अब देखिए बल तो क्या है? बल तो क्या है? समान है। बल क्या है? समान। अब जब बल समान है, बल समान है, माना कि 4 न्यूटन है तो नीचे भी कितना है? 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन से 4 न्यूटन कट गया तो क्या रहा? 1। कितना रहा? बल समान है तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं क्या? 10। ये शायद बीमार हो रहा है। अब वापस देखिए, F1 इज इक्वल टू M1A1, है ना, और F2 इज इक्वल टू M2A2। F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू M1A1 अपॉन M2A2। मैं आपको ये बता रहा था क्योंकि दोनों बल क्या है? समान है। दोनों बल कितने भी हो सकते हैं, 100 न्यूटन हो सकते हैं, 10 न्यूटन हो सकते हैं। अगर ऊपर 10 न्यूटन है तो नीचे भी कितना है? 10 न्यूटन है। तो दोनों बल अगर समान है तो ये कट जाएंगे तो कितने आएंगे? 1। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं? 1। अब आप लोग यहाँ से देख लीजिए द्रव्यमान कितने हैं? इधर 2 इंटू A1 और नीचे कितना है? 8 इंटू A2। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, आप लोग 1 लगा सकते हैं और इनका क्या कर लो, अपने को जिस अनुपात में चाहिए उस अनुपात में निकाल लीजिए। अपने को A1 अपॉन A2 चाहिए। क्या चाहिए? A1 अपॉन A2। तो कैसे निकालेंगे? इसका वज्र गुणा करते हैं। इसको उठा करके वज्र गुणा करते हुए कहाँ ले जाते हैं? यहाँ पर।
और इसको उठा करके इसको वज्र गुणा करते हुए कहाँ ले जाते हैं, नीचे। समझ में आया, है ना। अब ये 8 इधर चला जाएगा, 8 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 8 बटा ये 2 कहाँ चले जाएंगे, नीचे। अब पीछे क्या रहा, A1 अपॉन A2। ये क्या आ गया इनका अनुपात, क्या आ गया अनुपात, कैसे आ गया, A1 अनुपात A2 बराबर कितना आ रहा, 8:2। इनको काट लो, कितने आ जाएंगे, 4:1। यही है। अच्छा उससे भी होता है क्या, नहीं रोज तो नहीं हो रहा। तो अनुपात क्या है अपने, 4:1। कैसे निकला है समझ में आया कि नहीं आया, है ना। F1 इज इक्वल टू M1 A1, F2 इज इक्वल टू M2 A2। फिर अपन ने क्या किया, वज्र गुणा करना है, क्या करना है, वज्र गुणा। तो ये आपका क्या अनुपात आ जाएगा, 4:1। आगे देखिए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन बल आरोपित है। तो सीधा सा सवाल है, 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन बल कार्यरत है। यहाँ पर अपने पास क्या क्या है, एक तो M है और दूसरा क्या है, F है। क्या है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है बल का, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। F का मान कितना है 100 और M का मान कितना है 2। तो ये कर दिया इसका हल, तो कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक भी साथ में लिखना है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग का मात्रक बताइए, मीटर पर सेकंड क्या होता है, और विस्थापन का मात्रक बताइए, मीटर ही है, मीटर सेकंड नहीं। अब आ जाता आपके रेखीय संवेग। क्या है, रेखीय संवेग। किसी भी रेखा के अनुदिश या एक किसी निश्चित अक्ष के अनुदिश कोई भी वस्तु गतिमान है तो उसका संवेग क्या होगा। संवेग का सीधा सा सूत्र जो परिभाषा न्यूटन ने दी है वो ये है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, किसी भी वस्तु के किसका, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। किसका गुणनफल, P इज इक्वल टू एम वी। क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। ये कई बार आएगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां जहां भी संवेग आएगा वहां पर अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। P इज इक्वल टू एम वी। एम यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान, वी यहाँ पर क्या है, कण का वेग, एम वी। इसको क्या बोलते हैं अपन, संवेग बोलते हैं। जब वेग के अंदर कौन जुड़ जाता है, द्रव्यमान। वेग के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, वेग के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, गुणा हो रहा है। वेग से कौन गुणा हो जाता है, जब द्रव्यमान। तो वो वस्तु का क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, एक तो होता है वेग और दूसरा होता है संवेग। संवेग का मतलब वेग से कौन गुणा हो रहा है, द्रव्यमान। एम जब वी से गुणा जाता है वो पी बन जाता है, संवेग बन जाता है। पी इज इक्वल टू एम वी, यानी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, संवेग कहलाते हैं। ये एक सदिश राशि है। संवेग क्या है, सदिश राशि है। अब इसका मात्रक सिंपल सा है, एम का मात्रक क्या होता है, एम का मतलब द्रव्यमान, मास, है ना। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। और वेग का मात्रक क्या है, तो समय का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ये कहीं से इसने अवतार नहीं लिया है ना। आप लोग इसको रटने का प्रयास नहीं करें तो ये कहां से आ गया, इसको रटना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। ये कहां से आया है, केवल और केवल इसके सूत्र से आया है। P इज इक्वल टू होता है एम वी। क्या होता है,
एम का क्या हो गया, किलोग्राम, और वेग का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। इसलिए पी का मात्रक क्या है, पी का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिमाग के ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालना है, प्रोसेस से काम करना है। अब आपका आ गया माना कि संवेग का मात्रक बताइए, तो आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल संवेग होता क्या है ये सोच लीजिए। संवेग क्या है, P इज इक्वल टू एम वी। फिर आप लोग निकाल लीजिए, एम का मात्रक किलोग्राम और फिर मीटर पर सेकंड, सीधा सा। यदि संवेग समान है, यदि संवेग क्या है, समान है, तो यानी P कांस्टेंट है, तो एमवी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, एमवी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी अपन उदाहरण देखेंगे। इसका ये सूत्र यहां से निकला है, P इज इक्वल टू एम वी। क्या है, P इज इक्वल टू एम वी। तो यहां पर P को क्या माना है, कांस्टेंट माना है। क्या माना है, P को कांस्टेंट। P अगर नियत रहे, P अगर समान रहे, तो उस स्थिति के अंदर इसका और इसका गुणा भी क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, यदि P कांस्टेंट रहे, यानी दो वस्तुओं के अगर संवेग समान है, तो उनका m और v का गुणनफल भी क्या होगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा। संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। ये यहां से है, इसको अपन कांस्टेंट मान लें, इज इक्वल टू एम वी। अब ये m कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, नीचे। ये जो फॉर्मूला लगाया हुआ है इसमें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन है, P बटा ये m कहां गया है इसमें, नीचे। तो यहाँ क्या रह गया, ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो एमवीपी, P अगर कांस्टेंट है, एमवीपी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। एमवी कांस्टेंट रहने का मतलब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बता देता हूँ। यानी ये कांस्टेंट कैसे रहेगा, माना कि इस साइड में देखना आप लोग, अगर P समान है, दो वस्तु जिनके जिनके P क्या है, समान है, तो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समय कितना है, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये अगर संवेग है और दो वस्तुएं हैं ए और बी। कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं। अगर ए वस्तु का द्रव्यमान माना कि 2 किलोग्राम है और इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम। उस स्थिति में इनका जो गुणनफल है किसका, एम और वी का गुणनफल टोटल कितना आएगा, 100। इधर भी एम और वी का गुणनफल कितना आएगा, टोटल 100। कैसे, अगर इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इसका मतलब इसका वी कितना है, अगर इसका वजन 5 किलोग्राम है तो इसका वेग कितना है, 20। इधर भी पी का मान कितना आ गया। ये संवेग संवेग संरक्षण है। क्या है, संवेग संरक्षण है। कहने का मतलब ये है, अगर वस्तु छोटी है यानी कम द्रव्यमान है, तो उसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। वस्तु अगर भारी है, ज्यादा द्रव्यमान है, तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा। ये संवेग संरक्षण का नियम काम करता है इसमें। अब यहाँ पर ये दे रखा है, इसको देख लीजिए। यदि किसी वस्तु का m ज्यादा है, यदि किसी वस्तु का m क्या है, ज्यादा है, तो उसका वेग क्या होगा, कम। क्या होगा, किसी भी वस्तु का वेग, मतलब अगर द्रव्यमान ज्यादा है, दो वस्तुएं जिसकी अपन तुलना कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का अगर m ज्यादा है तो उसका वेग क्या होगा, क्योंकि कुल संवेग तो नियत रहता है। कुल संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु का m कम है तो उसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी छोटी वस्तुएं ज्यादा तीव्र गति से त्वरित होती है। ये समझ में आया कि नहीं आया, m ज्यादा वेग, m कम वेग ज्यादा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के कण का वेग 2 मीटर पर सेकंड हो,
तो इसका संवेग बताइए, एम वी। संवेग का सूत्र क्या होता है, एम वी। पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। एम कितना है, 2, वी कितना है, 2, तो 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 2 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम द्रव्यमान के कणों का संवेग समान हो, ये प्रश्न आ गया है यहाँ पर। 2 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम द्रव्यमान के कणों का संवेग क्या हो, समान हो, तो उनके वेगों का अनुपात निकालिए। क्या निकालना है, वेगों का अनुपात। ठीक उसी प्रकार अब आप लोगों को मैंने जो 100 वाला उदाहरण बताया नहीं बताया, ठीक वैसा ही है। अब इनका वेग क्या होगा, इस तरफ देख लीजिए। P1 इज इक्वल टू क्या होता है, M1V1, और P2 यानी क्या होता है, M2V2। P1 अपॉन P2 बराबर M1V1 अपॉन M2V2। यहां पर P1 अपॉन P2 क्या है, समान है, यानी कि यहां पर अपन 1/1 लिख सकते हैं ना। अब ये बताइए M1 का मान कितना है, कितना है, 2। M2 और इंटू V1 अपने को निकालना है, बटा M2 का मान कितना है, 10 इंटू V2। अब क्या करेंगे बताइए, वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा। वज्र गुणा पूरे पूरे को मत ले जाना वापस, नहीं तो वो की वही कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। पूरे को नहीं ले जाना, V1 अपॉन V2 को इधर ही रखना है। इसको उठाओ, पकड़ो इसका कान और ऊपर ले जाओ, इसको उठाओ और इसको नीचे ले जाओ, वज्र गुणा हो जाएगा। ये 10 1 से गुणा हुआ तो कितना आ गया, 10। 2 1 से गुणा हुआ तो कितना आ गया, 2। इधर क्या रह गया, V1 अपॉन V2। इस प्रकार 5:1 कितना आ जाएगा, 5:1। यानी आप लोग ये देखिए, इस सवाल को देखिए, जिसका द्रव्यमान कम था उसका वेग 5 गुना था, जिसका द्रव्यमान ज्यादा था उसका 1 था। उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा। इसको संवेग संरक्षण बोलते हैं। वैसे इससे भी आपको समझ में आ सकता है, ज्यादा दिक्कत थोड़ा इधर भी किसी भी विधि से कर लो, इसमें थोड़ा ये चक्कर पड़ सकता है आगे, ये इधर से डायरेक्टली इधर ले आए। यहां से समझ में आ गया नहीं आ गया, सिंपल सा है ना। इसमें थोड़ा V2 अनुपात V1 किया, फिर V1 अनुपात V2 किया होगा, अपने सीधे ही कर देना है इस तरह से, सिंपल तरीके से, सीधे रास्ते से। कार तथा बस समान संवेग से चलती है। कार और बस क्या है, समान संवेग से चलती है, तो निम्न में से सही क्या होगा, कार और बस क्या करती है, उनका समय क्या है, समान है। यानी समय समान है का मतलब उनका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल बराबर, कार का द्रव्यमान इंटू कार का वेग बराबर बस का द्रव्यमान इंटू बस का वेग, दोनों क्या है, समान। तो अब आप लोग ये बताइए, इधर कार का द्रव्यमान कम है तो इसका क्या ज्यादा है, वेग ज्यादा है। इधर बस का द्रव्यमान ज्यादा है तो वेग क्या है, कम। दोनों को बराबर रखना है, क्या करना है, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ कि उनके समय क्या है, समान है। समय क्या है, समान है। कार तथा बस समान संवेग से चलती है, तो इनमें से क्या सही है, कार का वेग ज्यादा है बस के वेग से, क्या ये ठीक है, या फिर कार का वेग बस के वेग से कम है, मतलब ये बस का वेग ज्यादा है क्या, नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है, दो वस्तुओं की तुलना होती है, जिसके संवेग समान हो तो जो छोटी वस्तु होती है उसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, संवेग संरक्षण के नियम से।
क्या कार का वेग और बस का वेग बराबर होगा? नहीं होगा। आवेग, आवेग का मतलब आई इंपल्स, बल कितनी देर काम करता है, किसी भी वस्तु के ऊपर बल कितनी देर काम करता है, यानी उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है, उसको अपन इंपल्स या आवेग बोलते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। एफ आई इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी। एफ यानी बल का प्रभाव कितने समय तक, ये समय में परिवर्तन है। डेल्टा टी क्या है? समय में परिवर्तन। एक छोटी सी समय सीमा होती है उसके बारे में है, जिसने गणित पढ़ी हो, जिसमें अवकलन समाकलन आते हैं, उससे संबंधित ये फ्रेज है। तो यहाँ पर आवेग का मतलब समझ गए, बल कितने समय तक किसी वस्तु पर कार्यरत रहता है, उससे संबंधित है आवेग या इंपल्स, उसका प्रभाव। तो आवेग का सूत्र क्या होता है? आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। हालांकि स्पेशली आपके लगभग 99% संभावना ये है कि सिलेबस में नहीं है, इसको थोड़ा सा बताया हुआ है। आई इज इक्वल टू क्या होगा? बल इंटू डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? वह समय जिसके लिए वस्तु पर बल कार्यरत रहता है, वह समय। ये भी एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड कैसा आया? इससे आया, सूत्र से आया है। किससे आया है? सूत्र से। आई इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी। एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और टी का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और इसका ये दूसरा मात्रक लिखना चाहो तो भी हो जाता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड। इसमें कोई गड़बड़ लग रही है क्या आपको? लग रही है? देखो सुनो, न्यूटन का मात्रक क्या, न्यूटन का मतलब क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है, यही तो है। क्यों? क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए था ना, एम ए। न्यूटन का मतलब क्या था? एम ए। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसकी जगह पर मैंने रख दिया है, ये रख दिया। अब यहां पर मैंने लगा दिया सेकंड, 1 सेकंड लगा दिया। इस 1 सेकंड से ये 1 सेकंड कट गया है, तो पीछे क्या रहा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही तो रहा, सेकंड स्क्वायर थोड़ रहा। 1 सेकंड कटा कि नहीं कटा? इस प्रकार ये बच जाता। आवेग संवेग प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार आवेग का मान संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग का मान किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर। आवेग इज इक्वल टू, यानी आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी भी होता है, और आई इज इक्वल टू डेल्टा पी भी होता है। क्या होता है? डेल्टा पी। ये आवेग संवेग प्रमेय है। आई इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये अपन ने ऊपर देखा, एफ इंटू डेल्टा टी। इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं लगाना, फोकस, मतलब आपको समझ में मेरे हिसाब से तो आ गया होगा। वापस देख लेते हैं। आवेग, आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंपल्स। इंपल्स का मतलब प्रभाव, बल का प्रभाव कितनी देर रहता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? आवेग। क्या बोलते हैं? आवेग। आई इज इक्वल टू एफ, एफ यानी बल, और वो उस बल का प्रभाव कितने समय तक रहता है, उसके गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं? आवेग। क्या बोलते हैं? आवेग। ये भी क्या है? एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक इसके सूत्र से निकला है। किसे निकला है? सूत्र से। अब आगे आगे है आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय का मतलब होता है कि आवेग जो है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर भी होता है। संवेग में परिवर्तन, इसका मतलब क्या होता है? आवेग। संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? आवेग। यानी अपन आवेग की परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग। समझ में आ गया नहीं आ गया? संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार आवेग का मान संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात आई आवेग बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी, संवेग में परिवर्तन। और ये आई क्या था?
आई क्या था, एफ इंटू डेल्टा टी था, जिसको कि अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, यानी कि ये तीनों चीजें बराबर होती है। आई क्या होता है, बल का कितने समय तक प्रभाव रहता है। आई क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। आई क्या होता है, बल का प्रभाव कितने समय तक रहता है। दूसरी परिभाषा क्या है, आई क्या है, संवेग में परिवर्तन ही आई है। क्या है, संवेग में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। डेल्टा पी का मतलब भी आवेग है, और एफ इंटू डेल्टा टी का मतलब भी क्या है, आवेग है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन 2 किलोग्राम मीटर, देखो संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, आई। इसलिए देखना आप लोग, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर से पर सेकंड ही दिया हुआ है। ये आवेग है, ये क्या है, आवेग है। तो आवेग का मान बताइए, ये आवेग ही है। संवेग में परिवर्तन अगर इतना है तो ये क्या है, आवेग ही है, क्योंकि आवेग इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। अब संवेग में परिवर्तन कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग ही आवेग नहीं है, संवेग में परिवर्तन ही आवेग है। तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया ना, ये यही सवाल हल हो गया था, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन। तो यहाँ पहले ही लिख दिया मैंने, संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, आई कहते हैं। जब आई का मान 2 केजी मीटर पर सेकंड दे रखा है, नीचे पूछ रहा था आवेग का मान बताइए, यही तो है आवेग का मान, यही तो हो गया ना। संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, पीछे पीछे जिंदाबाद हो। चलो, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल 3 सेकंड के लिए कार्यरत है। किसी वस्तु पर 5 सेकंड, नहीं सॉरी, 5 न्यूटन बल कितने सेकंड के लिए कार्यरत है, बल का प्रभाव कितने समय तक है, उसी को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, दोनों समान है। यहां पर आपको क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल कितने समय तक लग रहा है, 3 सेकंड के लिए लग रहा है। तो आवेग का मान बताइए, आवेग का मान क्या होगा, आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। आई इज इक्वल टू एफ का मान कितना है, 5, इंटू समय का मान कितना है, 3, 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया, इसके ऊपर कार्यरत आवेग हो गया। क्या हो गया, आवेग। संवेग में परिवर्तन को ही, संवेग में परिवर्तन की दर नहीं, किसको कहते हैं, संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है ना। और संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम से पहले गैलीलियो ने दिए थे, ये सारे नियम किसने दिए, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या न्यूटन के द्वारा की गई थी, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन, न्यूटन की गति के 3 नियम छोटी क्लासों से अपन पढ़ते आ रहे हैं। पहला नियम जड़त्व नियम, दूसरा नियम समय का नियम, या इसे बल की परिभाषा आती है, किसकी आती है, एफ इज इक्वल टू एम ए। गति के दूसरे नियम से ही आता है आपका एफ इज इक्वल टू एम ए। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जिसके ऊपर कौन काम करता है, रॉकेट काम करता है, जिसके ऊपर आपकी बंदूकड़ी काम करती है, ये किसके ऊपर काम करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अपन चलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अपन क्या करते हैं, चलते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जो किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का मतलब होता है वस्तु का वह गुण जो वस्तु की गति में परिवर्तन का विरोध करता है, जो वस्तु की गति की स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है,
विरोध करता है। वस्तु का वह गुण जो रेखीय गति में वस्तु की परिवर्तन का विरोध करता है। कहने का मतलब उसकी गति की जो स्थिति है, किसकी स्थिति, गति की स्थिति है, उसके परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़ का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी काम का नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैं जैसे यहाँ खड़ा हूं तो खड़ा ही रहना चाहता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व। जिसकी बुद्धि हीन होती है उसको अपन क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि। क्या कहते हैं, तो ये कहता है कि अपन तो जहां बैठे हैं वहीं अगर चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, बैठे हैं तो बैठे ही हैं। मतलब ये कहता है कि नहीं, हमारे पास कोई भी मत आओ, हम तो जड़ है, जड़त्व है। किसी हर प्रकार के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। यानी अपनी गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है पदार्थ का, ऐसा गुण क्या कहलाता है, जड़त्व। जड़त्व का नियम दो तीन चीजों पर निर्भर करता है। एक तो गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम, दूसरा स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम, और तीसरा दिशा दिशा परिवर्तन में भी जड़त्व का नियम काम करता है। जैसे बस मुड़ रही है, जैसे बस बहुत फास्ट चल रही है, बस जब मुड़ती है, बस इधर मुड़ती है और अपन इधर जाते हैं। देखा कि नहीं देखा, क्यों, क्योंकि वो रेखीय गति में चलना चाहते हैं। अपन किस गति में चलना चाहते हैं, उसी गति में, मतलब उसी दिशा में अपन चलना चाहते हैं जिस दिशा में पहले चल रहे थे। ठीक इसी, अब आप ये उदाहरण बताइए, देखें, गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम, यानी क्या होता है, कोई भी वस्तु गतिशील है तो वो क्या रहना चाहती है, गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक उसके ऊपर क्या नहीं लगाया जाए, बाह्य बल नहीं लगा जाए। जब कोई भी वस्तु गतिशील है तो वो क्या रहेगी, गतिशील ही रहती है, जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जैसे कोई भी वस्तु होगी गति, जैसे उदाहरण बताइए, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाया तो हो सकता है कि आप लोग गाड़ी से बाहर निकल करके आगे चले जाए, संभव है ना। इससे बचने के लिए क्या लगाया जाता है, सीट सीट बेल्ट लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, सीट। क्यों, क्योंकि मनुष्य, मतलब ये प्रकृति का नियम है भाई, अपन गतिशील है और आपने प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ कर दी, यानी आपने ब्रेक लगा दिया, तो प्रकृति तो कहेगी कि भाई आगे चलो। प्रकृति क्या कहेगी, गतिशील है तो क्या बना रहना चाहते हैं, गतिशील ही बना रहना चाहते हैं, इसलिए अपन आगे जा सकते हैं, इसलिए सीट बेल्ट लगाई जाती है। छोटी छोटी, जब अपन छोटे होते हैं, पहले किसान गाड़ियां चलती थी तो हम भी बैठते थे, उनमें पीछे चढ़ते थे, और फिर अपन क्या करते हैं, उसमें चलती हुई गाड़ी से उतरने का प्रयास करते हैं। इतना अंदाज नहीं लगाते हैं कि भाई इसके साथ साथ दौड़ना होता है, अगर अपन साथ साथ नहीं दौड़े तो मुंह टूट सकता है। क्यों, क्योंकि पहले अपन क्या थे, गतिशील अवस्था में थे, अचानक अपन जड़ अवस्था में आने का प्रयास करते हैं, तो चूंकि अपना बॉडी पहले से ही गति में था, इसलिए वो गति में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है, इसलिए आपको क्षति पहुंच सकती है। और दूसरी बात यह, जड़त्व ही द्रव्यमान है। वस्तु का जो जड़त्व होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान। वजन किससे होता है, उसके जड़त्व से ही होता है। हालांकि भार चीज अलग होती है। भार क्या है, आप लोग भार और द्रव्यमान को एक नहीं माने, भार और द्रव्यमान दोनों क्या है, अलग अलग है। द्रव्यमान वस्तु का निश्चित होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, यानी उसके जड़त्व के कारण जो उसमें जो गुण होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, द्रव्यमान कहते हैं। भार वस्तु का बदलता रहता है। जैसे आप लोग यहाँ पर 60 किलो के हो, कितने के, हालांकि भार को किलो में नहीं नापा जाता, 60 न्यूटन के हो, कितने के हो, तो अगर आप लोगों को चंद्रमा पर फेंक दिया जाए तो आप 10 न्यूटन के रहोगे। कितने, क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो है पृथ्वी की तुलना में 1/6 कितना है, यानी कि आपका भार कितना कम हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। जितना भी आपका भार है वो क्या हो जाएगा, 1/6। जड़त्व ही क्या है, द्रव्यमान है। किसी भी वस्तु के जड़त्व की माप ही द्रव्यमान है। ये परिभाषा आपको पता है कि नहीं है, किसी भी वस्तु के, आप लोग लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु के जड़त्व की माप ही द्रव्यमान है। वस्तु के जड़त्व की माप ही क्या है, द्रव्यमान है। वस्तु के जड़त्व की
माप ही क्या है, द्रव्यमान है। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है, आपको कोई पूछे द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान द्रव्यमान है, लेकिन क्या है अपन बताने की स्थिति में नहीं होते। द्रव्यमान क्या है, वस्तु की जो जड़त्व यानी जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का जो विरोध करता है ना, उसकी माप को ही अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। बाहरी बल की अनुपस्थिति में स्थिर वस्तु सदैव स्थिर रहती है और गतिशील वस्तु सदैव क्या रहना चाहती है, गतिशील। जब तक क्या नहीं लगे उसके ऊपर, बाह्य बल नहीं लगे। अब जड़त्व की यहाँ पर 3 उदाहरण से बताया गया है जो कि अपन पढ़ चुके हैं, हालांकि स्थिर अवस्था में या फिर विराम अवस्था में जड़त्व का नियम। एक गिलास लेते हैं, उसके ऊपर एक गत्ता रखते हैं, उसके ऊपर सिक्के रखते हैं, गत्ते को अपन टक्कर मारते हैं, सिक्के गिलास में गिर जाते हैं। ये किसका उदाहरण है, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। किसका उदाहरण है, स्थिर अवस्था में जड़त्व का उदाहरण है। आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, आपका साथी आपके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठा, उस बेचारे को ध्यान ही नहीं था, आपने अचानक रेस बढ़ा दी और वो महाराज पीछे रह गए। ऐसा कई बार हो सकता है, आपके साथ में भी हुआ होगा। भाई आपका साथी जैसे गियर बदलता है उस समय भी स्थितियां चेंज हो जाती है, गियर बदलते उस समय भी अपन ऐसे हो जाता है पीछे। वो किसका उदाहरण है, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। बस के अचानक चलने पर शरीर का पीछे की तरफ झुकना, लेकिन झुकता नहीं है, वो तो अपन खड़े रहते तो झुकता, बाकी पीछे तो सीट रहती है, नहीं झुकता है ना। अगर खड़े हैं तो क्या होगा, अपन पीछे, और एकदम से ब्रेक लगा दिया तो और सारी की सारी सवारियां, जो पहले जो कंजेस्टेड एरिया होता है उसमें थोड़ा ठीक हो जाता है एक बार बस चलने के बाद। बस के अचानक चलने पर शरीर का पीछे की तरफ झुकना, पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना, ये भी किसके कारण है, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। आप लोग कंबल को झटकते हो, उसमें से जो गंदगी निकलती है वो भी किसका उदाहरण है, कैसे, जैसे ये कंबल है, इस अवस्था में क्या है, कंबल है। अब आप लोग क्या करें, उसमें गंदगी भी इस अवस्था में ही है ना। अब आप लोग उसको झटकते हो तो वो गंदगी के कारण इसी अवस्था में रहना चाहते हैं। किस अवस्था में, जो फ्लैट अवस्था थी ना उसी में वो क्या करते हैं, तो कंबल ऊपर नीचे रहती है होती है, लेकिन वो कण कहाँ रहते हैं, रहना चाहते हैं उसी अवस्था में। इसलिए क्या हो जाता है, वो कण बाहर निकल जाते हैं, यानी कि वो अपनी जो पुरानी स्थिति है उसी में रहना चाहते हैं। इसलिए वो कंबल का झटकना, उनमें से गंदगी निकालना भी किसका उदाहरण है, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। पेड़ पर फल लगा हुआ है, आपने पत्थर फेंका और पेड़ का जो फल है उसके जस्ट ऊपर जाकर के लगी, तो वो पेड़ का फल कहता है कि नहीं तू पत्थर तू तो जा रहा है लेकिन मैं आगे, वो इसका जो डंठल जो है वो तो आगे चला जाता है, लेकिन फल कहता है कि नहीं मैं तो पहले स्थिर था, तो स्थिर ही होना रहना, स्थिर ही रहना चाहता हूँ। तो अब स्थिर कैसे रहे, यहाँ पर बल लगा है तो वो कहता है स्थिर है, तो यहाँ से वो ये वाला जो भाग है वो टूट करके अलग हो जाता है और फल टूट करके नीचे गिर जाता है। ये भी किसका उदाहरण है, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना, हिलाने पर भी वही काम करता है। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का अलग होना, समझ में आ गया नहीं आ गया, वो अपनी स्थिति में ही रहना चाहते हैं। अब इसका देखिए, गतिशील अवस्था में जड़त्व, बस का अचानक ब्रेक लगाने पर शरीर का आगे की तरफ झुकना, अभी अपन ने झुका दिया है। कंडक्टर द्वारा चलती हुई बस में मुंह आगे करके उतरने की सलाह देना, मुंह आगे करके नहीं उतरे तो गड़बड़ हो सकता है ना। दिशा का जड़त्व, किसका है, दिशा का जड़त्व, रस्सी अथवा डोरी से बंधे हुए पत्थर को घुमाने पर बाहर की तरफ बल लगना, किसकी तरफ बल लगेगा, दिशा में क्या होगा, बाहर की तरफ बल लगेगा। बस मोड़ लेने पर सवारियों का विपरीत दिशा में झुकना, यानी बस अगर इधर झुक रही है तो सवारियां किधर झुकेगी, उस साइड में झुकेगी, विपरीत दिशा में झुकेगी। यह उदाहरण कक्षा 5 में आपने पढ़ा होगा,
पर्यावरण में, या तीसरी में पढ़ा होगा, एक गिलास लेते हैं, अभी मैंने बताया था, एक कार्डबोर्ड लेते हैं, उसके ऊपर क्या रखते हैं, सिक्के रखते हैं, यूं करना, फिर अपन जादू दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तब घर जा करके, कार्डबोर्ड को अचानक खींचने पर सिक्के का गिलास में गिरना किसका उदाहरण है, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर बाहरी बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो किसके समानुपाती होती है, अब देख लीजिए आप लोग, इसको मैं थोड़ा सा लिख के बदलता हूं। एक कण जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है, इस पर F बल t समय तक अब जाएगा ये। न्यूटन की गति का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात अब ये सारी रामायण वापस लिखनी पड़ेगी। शॉर्ट में लिख देते हैं ना, कण का द्रव्यमान कितना है, m, प्रारंभिक वेग कितना है, u, अंतिम वेग कितना है, v, बल कितना है, f, वह समय कितना है, t। ये स्थिति है, एक वस्तु या कण है जिसका द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग u है, उसका अंतिम वेग v है, उसके ऊपर F बल काम करता है t समय के लिए, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार, गति के दूसरे नियमानुसार बल समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर, किसके समानुपाती होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। इधर क्या लिखा हुआ है, इस समय आपको कुछ भी नहीं सोचना है ना। अब देखिए, क्या अपन इसको यूं नहीं लिख सकते हैं क्या, F इज प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन, यानी क्या होता है, ये तो गड़बड़ है यार। हम्म, अब आप लोग कैसे लिखोगे फिर, है
इतना आप लोगों को मेरे हिसाब से उतार लेना चाहिए था। हाँ देखिए, अपन ये कह रहे थे कि भाई एफ इज प्रोपोर्शनल टू, क्या अपन ये लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। क्या ये संवेग में परिवर्तन की दर नहीं है? ये क्या है? संवेग में न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि वस्तु पर लगने वाला बल उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती। ये क्या है? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन तो है ना, ये एम वी माइनस एम यू है ना। संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है? बटा टी हो जाता है। तो ये संवेग में परिवर्तन। अब आप लोग देखिए, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, एम कॉमन ले लीजिए आप लोग, वी माइनस यू बटा, कुछ समझ में आया? आ गया, वेरी गुड। क्या आएगा? एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। बल की परिभाषा न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार एफ इज इक्वल टू एम ए होती है। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटा करके एक नियतांक के लगाते हैं, जिसका मान 1 इकाई माना जाता है। के यहाँ पर क्या है? नियतांक है। के क्या है? नियतांक या स्थिरांक है। तो आपकी न्यूटन की गति से जो बल की परिभाषा है इस फॉर्मूले से निकल करके आती है। ये आप लोगों को उतार लेना चाहिए। ऊपर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? कोई एक कण है जिसका द्रव्यमान कितना है? m, उसका प्रारंभिक वेग कितना है? u, उसका अंतिम वेग कितना है? v, उसके ऊपर बल कितना कार्यरत है? F, कितने समय के लिए कार्यरत है? t। फिर आपको क्या लिखना है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार उस वस्तु पर लगाया गया बल समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर। फिर आपको यहां से लिखना शुरू करना, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वी वन वी माइनस एम यू। एम वी का मतलब क्या होता है? एम वी संवेग है कि नहीं है? अरे एम वी और एम यू क्या है? संवेग है। द्रव्यमान और किसका गुणनफल? वेग का। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि एम यू ने एम वी कहां से लिया है। ये क्या है? संवेग, और संवेग में परिवर्तन एम वी माइनस एम यू। वापस बोले, एक कण जिसका द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग u है, उसका अंतिम वेग v है, उसके ऊपर F बल कार्यरत है कितने समय के लिए? t समय के लिए। अब आप लोग को कंफ्यूजन हो तो यूं भी लिख सकते हैं, वस्तु का प्रारंभिक संवेग बराबर एम यू। क्या लिख सकते हैं? प्रारंभिक संवेग कितना है? एम यू। वस्तु का अंतिम संवेग कितना है? एम वी। वस्तु का संवेग परिवर्तन कितना है? एम वी माइनस एम यू। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर कितनी है? एम वी माइनस एम यू बटा टी। अब आप लिख सकते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर। अब अपन ने निकाल रखा संवेग में परिवर्तन की दर, निकाला हुआ कि नहीं है? एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। कॉमन क्या लेना है? एम। एम को बाहर निकाल दो, पीछे क्या बच जाएगा? v माइनस यू बटा टी। वेग में परिवर्तन की दर बचेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? त्वरण, या फिर ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो इसे क्या आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू एम आ जाएगा। क्या आएगा? एफ इज इक्वल टू एम। आप लोगों को ये लिखने की, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या आता है? क्या आएगा? क्या आएगा? हालांकि सी का मतलब कांस्टेंट होता है, लेकिन क्या आता है जनरली?
अब इधर देख लीजिए, उतार लिया आप लोगों ने। बल ज्यादा लगेगा तो समय क्या रहेगा? कम। बल कम, समय ज्यादा है तो बल क्या रहेगा? कम रहेगा। क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को कैच करते समय हाथों में पीछे की तरफ ले जाता है। क्या करता है? पीछे की तरफ ले जाता है। आप लोगों ने ये देखा होगा, जब अपन कैच करते हैं किसी बॉल को, अगर आप लोगों ने तेज कैच आ रहा हाथ को यूं का यूं रखा तो हाथ पे चोट लग सकती है। अपन क्या करते हैं, किसी भी कैच को करने के लिए जैसे ही बॉल आई तो यूं करते हैं। क्या करते हैं? पीछे की ओर खींचते हैं। पीछे की ओर खींचते हैं यानी कि उसका जो वेग जो है शून्य करने में अपन समय क्या लेते हैं? ज्यादा लेते हैं। समय क्या लेते हैं? समय क्या लेते हैं? ज्यादा लेते हैं। अब जब समय ज्यादा लेता है तो उसके ऊपर बल क्या लगता है? कम। क्या लगता है? क्यों लगता है कम? इसका भी कारण यहाँ है, क्योंकि समय जो है वो बल के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है। ये नीचे है कि नहीं है? उल्टा है। यानी कि समय ज्यादा लगेगा तो बल क्या रहेगा? कम। और समय कम लगेगा तो बल क्या होगा? कम, सॉरी ज्यादा। अगर अपन ने कम समय में ही उसकी वेग को जीरो करने का प्रयास किया, समय अगर कम रहेगा तो उसके ऊपर बल क्या रहेगा? ज्यादा, जिससे अपने को क्या लग सकती है? चोट लग सकती है। तो उसके वेग को शून्य होने में ज्यादा समय लगाने के लिए, क्या करने के लिए? वेग को शून्य करने में ज्यादा समय लगाने के लिए खिलाड़ी हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि उसके हाथों पर बल क्या लगे? कम लगे। क्या लगे? कम लगे। अब जब समय ज्यादा लगेगा, ये मान ज्यादा है, तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा? कम। क्या होगा? संवेग में परिवर्तन की मात्रा क्या होगी? कम होगी। नीचे भाग में नीचे अगर कोई संख्या बड़ी रहती है तो मान क्या आता है? कम आता है या ज्यादा आता है? कम आएगा। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बॉल के कैच करते समय हाथों को पीछे की तरफ ले जाना यानी समय को ज्यादा करना। समय को क्या करना? समय ज्यादा लगेगा तो बल क्या लगेगा? कम, यानी चोट लगने की संभावना कम रहेगी। कराटे खिलाड़ी के द्वारा बर्फ की सिल्ली को एक झटके में तोड़ना यानी समय कम, एक झटका। एक झटके का मतलब क्या होता है? समय कम, तो उसके ऊपर बल क्या लगेगा? ज्यादा। न्यूटन के अभी तक अपन ने दो नियम देखे हैं। कितने नियम देखे हैं? नियम नंबर एक, कौन सा नियम था? वस्तु के जड़त्व की माप ही द्रव्यमान है। वस्तु के जड़त्व की माप ही क्या है? और जड़त्व के नियम में अपन ने तीन चीजें देखी, स्थिर अवस्था, गतिशील अवस्था और दिशा वाली। किसकी है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, जिससे अपने बल का सूत्र निकल करके आता है F इज इक्वल टू एम ए। क्रिकेट की गेंद, कराटे वाला उदाहरण, ये दोनों किसके हैं? न्यूटन की गति के दूसरे नियम के उदाहरण है। परीक्षा में प्रश्न यूं पूछ सकते हैं, किस नियम से संबंधित है? बात समझ में आ गई? गाड़ी इधर उधर हो रही है, अपन हिलोरे खा रहे हैं, किसका उदाहरण है? जड़त्व का है। किसका है? सिक्कों वाला उदाहरण, कंबल वाला उदाहरण, फल को तोड़ना, ये किसके उदाहरण है? जड़त्व के उदाहरण। क्रिकेट की गेंद का, ये किसका उदाहरण है? सम है समय का है। समय का है, लेकिन न्यूटन की गति के कौन से नियम का है? दूसरे नियम का। अब अपन चलते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसको कि क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया परिमाण में क्या होती है? समान होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया परिमाण का मतलब क्या होता है? माप। माप में क्या होती है? समान। जितनी क्रिया हो रही है उसकी समान ही क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया परस्पर विपरीत दिशा में काम करती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया क्या काम, कैसे काम करती है?
विपरीत दिशा में काम करती है। यानी कि आप लोग देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का। कैसे? रॉकेट ऊपर जा रहा है, धुआं कहाँ आएगा? कितने डिग्री का कोण बन गया? अब मैं इस धरती को धक्का यूं दे रहा हूं तो धरती मेरे के ऊपर बल यूं लगाएगी। यानी अब अगर इस तरह से अपन इसके ऊपर क्रिया कर रहे हैं तो नीचे धरती की प्रतिक्रिया क्यों कैसे आएगी? ऐसे आएगी। ये कितने डिग्री का कोण हो गया? 180। कोई सी भी क्रिया और प्रतिक्रिया देख लेना, कितने डिग्री पर काम करती है? 180 डिग्री पर। कितने डिग्री पर काम करती है? 180 डिग्री पर काम करती है। बंदूक को छोड़ो आप, यूं छोड़ा, धक्का किधर लगेगा? ऐसे। या आपने बंदूक को यूं छोड़ा, धक्का ऊपर लग गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जितनी क्रिया उतनी ही प्रतिक्रिया, जितनी क्रिया उतनी ही प्रतिक्रिया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जितनी क्रिया उतनी प्रतिक्रिया कहाँ हुई? गोली तो इतनी दूर जाती है, बंदूकड़ी तो इतनी सी जाती है। ये समय संरक्षण का नियम है। कैसे? बंदूक का द्रव्यमान तो इतना ज्यादा है तो उसका वेग कम होगा, गोली का द्रव्यमान थोड़ा सा होता है इसलिए उसका वेग बंदूक के द्रव्यमान की तुलना में उसका द्रव्यमान बहुत गुना कम होता है, तो उसका वेग बहुत ही गुना ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसका द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान क्या है? ज्यादा, उसका वेग क्या होगा? कम। गोली का द्रव्यमान क्या है? तो उसका वेग क्या होगा? बहुत ही ज्यादा। समझ गए? क्रिया तथा प्रतिक्रिया परस्पर विपरीत दिशा में काम करती है। कैसे काम करती है? क्रिया तथा प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में काम करती है। ऐसा थोड़ा होता है कि अपन ने इसको थप्पड़ लगाया, इसने तीसरे को लगा दिया, क्रिया की वापस प्रतिक्रिया अपने पे ही आती है लगभग। इनके मध्य का कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ये कैसे होता है मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया है। 180 डिग्री का कितने का होगा? क्रिया प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तुओं पर काम करती है। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या करती है? अलग अलग वस्तुओं पर काम करती है। क्रिया जैसे रॉकेट हो गया, ऊपर जाएगा, धुआं नीचे। इसी प्रकार बंदूक की गोली, बंदूक, मनुष्य, धरती, अलग अलग वस्तु है कि नहीं है? अपन क्रिया किसके ऊपर कर रहे हैं और धरती किसके ऊपर कर रही है? अपने ऊपर। अपने ऊपर भी अगर धरती प्रतिक्रिया नहीं करती तो क्या अपन चल पाते? नहीं चल पाते। क्रिया प्रतिक्रिया के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता। ऐसा नहीं कोई अपन ने क्रिया कर दी अपन वेट करेंगे हाँ अब धरती प्रतिक्रिया करे तो चले, ऐसा नहीं होता। क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में कोई अंतराल नहीं होता है। तैरने में, किसमें? तैरने में आपने देखा होगा कैसे पानी हटाओ, अपन पीछे हटा रहे हैं, पानी अपने क्या कहेगा? आगे जाओ। चलने में बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का पीछे हटना उदाहरण देख चुके हैं अपन। रॉकेट की गति, नाव से कूदने पर नाव का पीछे खिसकना। अब जैसे ये नाव है, आप नाव से कूदे, इसका मतलब आपका धक्का पीछे की ओर लगा तो नाव क्या होगी? पीछे की ओर जाएगी। रॉकेट की गति क्रिया प्रतिक्रिया तथा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण मैंने आपको बता दिया है गोली के उदाहरण से, गोली और बंदूक, क्योंकि उनका कुल समय क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? आप लोग ये कल्पना कर लो थोड़ी सी कि भाई अपन ये मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि बंदूक का वजन लगभग आप बता दो कि भाई कितना होता है? 1 किलो से तो ज्यादा होता होगा। दो, चलो 2 किलो मान लो। कितना मान लेते हैं? और वो थोड़ी बड़ी वाली आती है नहीं आती है, 2-3 किलो की आती है ना। अब उसका मान लो आप लोग 2 किलो, कितना? 2 किलो मान लो। और उसका आप ये मानिए कि भाई उसका द्रव्यमान कितना मान लिया अपन ने? 2 किलो। उसका ये मान लीजिए वेग, मान लीजिए आप लोग माना कि 100 मीटर पर सेकंड है। कितना? 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड हो सकता है, ज्यादा नहीं है ना। तो अब देखिए आप लोग उसका समय कितना हो गया बंदूक का देखना।
2 किलो था और वेग कितना था 100, तो समय टोटल कितना हो गया 200। कितना हो गया 200। अब आप लोग ये बताइए कि भाई जो गोली होती है उसका कितना होता होगा। 100 ग्राम तो नहीं होता है, 10-20 ग्राम ही होता होगा। किसी ने खाई है क्या है, किसी को लगी तो नहीं। 10-20 ग्राम की होती होगी। अपन मान लेते हैं 20 ग्राम। कितनी मान लेते हैं आप लोग, एवरेज मान लिया कि 20 ग्राम है। कितनी है अब 20 ग्राम को 20 ग्राम है, इसका मतलब 20/किलोग्राम में बदलनी पड़ेगी ना। किसमें बदलनी पड़ेगी किलोग्राम में। अब जितना बंदूक का संवेग था उतना ही किसका होगा घोड़े का भी होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया है। तो अब आप लोग ये देखिए कि पी तो कितना है 200, एम कितना है 20/1000 इंटू वी अपने को निकालना है। मतलब अपन ये पता कर रहे हैं भाई उस बंदूक की गोली का वेग क्या होगा। अपन एक जनरल उदाहरण से पता कर रहे हैं। हाँ, अब आप लोग ये देखिए वी यहाँ रह गया, 200 से क्या गुणा हो गया 1000, और ये नीचे यह कितना था 1000 था, यहाँ पर 50। अब आप लोग देख लीजिए कहाँ बंदूकनी 100 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही थी और ये कहाँ गोली देखो 10,000 मीटर पर सेकंड। कितनी 10,000 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार रॉकेट काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया। कुल समय क्या रहता है नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण नियम 2 से F इज इक्वल टू ये होता है डीपी अपॉन, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन यानी डीपी, डीपी या डेल्टा पी। क्या कह सकते हैं अपन, डेल्टा पी भी देखा ना आई के अंदर अपन ने, आई इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा पी। एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी। यहाँ पर एफ अगर 0 है, कितना है इसमें वैसे अलग दे रखा है, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी एफ, यानी प्रारंभिक समय बराबर फाइनल यानी अंतिम समय। क्या है, इसको आप लोग यूं लिख सकते हैं, यानी कि जैसे कोई वस्तु है m1u1 प्लस m2u2, दो वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं, या दो आप कंचे मान लो, है ना, मार्बल्स जो होते हैं। टक्कर से पहले इनका संवेग इतना है, टक्कर से पहले दो कंचे हैं या मार्बल है जिनका टक्कर से पहले समय क्या है m1u1, पहली गोली नंबर 1 या ए, और दूसरी कौन सी है m2u2। इन दोनों का समय जो है टक्कर के बाद के समय के क्या होता है बराबर होगा। ये ही क्या है संवेग संरक्षण का नियम, यानी पूर्व स्थिति और बाद की स्थिति का समय क्या रहता है बराबर रहता है। क्या रहता है बराबर रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है, यानी पी इनिशियल यानी प्रारंभिक संवेग बराबर पी फाइनल यानी अंतिम संवेग। बंदूक तथा गोली के द्रव्यमान क्रम से 500 ग्राम और 20 ग्राम है। चलो इसने अपनी बात सुन ली है। यहाँ पर गोली का द्रव्यमान कितना दिया है 20 ग्राम है। यदि गोली का वेग 100 मीटर पर सेकंड हो तो बंदूक का वेग कितना होगा, इसी से निकाल लो। प्रारंभिक वेग कितना है 0, कितना है, ये फॉर्मूला काम करेगा अब आपके।
एक मिनट रुको। गोली का संवेग बराबर क्या होता है? बंदूक का संवेग। अपन गोली को मान लेते हैं m1v1 और बंदूक को क्या मान लेते हैं? m2v2। अब आप ये बताइए m1v1 कितना है? m1 कितना है? 20। कितना है? हालांकि इसमें थोड़ा मिस्टेक कर रखा है। मिस्टेक का मतलब ये है कि भाई इसको ग्राम में नहीं कर सकते अपन, किस रूप में करना पड़ेगा? किलोग्राम में। किसमें करना पड़ेगा? किलोग्राम में करना पड़ेगा। अब आप लोग ये देखिए m1 का मान कितना है? 20/1000 इंटू v1 का मान कितना है? यदि घोड़े का वेग दे रखा है ना, कितना है? 100 बराबर m2 कितना है? 500/1000 इंटू v2 अपने को ज्ञात करना है। अब आप लोग देखिए ये वज्र गुणा हो जाएंगे तो क्या रह गया? 20 गुणा 100 गुणा 1000। वज्र गुणा होंगे कि नहीं होंगे? बटा 1000 तो ये रह गया। और क्या लिखे? 500 इधर से आ जाएगा ना। 1000 से 1000 गया, 20 से 20। v2 का मान कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। कितना आया? 4 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसमें से उतार लो। कहा था आपने? बंदूक तथा गोले की द्रव्यमान यहां से, या इसमें से आ जाएगा आपको? -4 तो पीछे की ओर गया इसलिए है, इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बंदूक का क्या करना है अपने को? वेग ज्ञात करना, तो वो कितना रहेगा? 4 मीटर। विपरीत दिशा में लग रहा है बंदूक का वेग, वैसे किस दिशा में लग रहा है? घोड़ी के विपरीत दिशा में है। 4 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। अगला देखिए 3 किलोग्राम तथा 6 किलोग्राम द्रव्यमान के कणों को टक्कर से पूर्व वेग क्रम से 2 मीटर और 1 मीटर पर सेकंड है। तो टक्कर के पश्चात वो वाला फॉर्मूला ही लगेगा, कौन सा? m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। m1 कितना है? टक्कर से पहले m का मान तो सेम ही रहेगा, द्रव्यमान तो दोनों तरफ क्या रहेगा? सेम। 3 प्रारंभिक वेग कितना है टक्कर से पूर्व? 2। और द्रव्यमान कितना है दूसरे कण का? कितना है? 6। और u2 कितना है? 1 बराबर m2 कितना है? 3। द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा। और v2 कितना है? ये 3 प्रथम कण का। द्वितीय कण का अपने को ये द्रव्यमान हो गया और ये अपने को निकालना है। v2 क्या करना है? निकालना है। तो यहां से हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 6 बराबर 9 प्लस 6v। क्या हो जाएगा? 9 प्लस 6v। अब 6 और 6 12, 9 इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएंगे। तो 12 में से 9 गए कितने रह जाते हैं? 3। 3 बराबर 6v हो गया।
v बराबर कितना हो गया 3/6, यानी 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड। 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम द्रव्यमान के कण टक्कर से पूर्व, सेम होगा वही सवाल है, टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद वो का वही फॉर्मूला काम में लेना, कौन सा, m1u1 प्लस m2u2। जो अपन ने जो 4 उत्तर निकाले ना, उसमें भी ये का ही फॉर्मूला आप लोग काम में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि टक्कर से पूर्व उनका समय कितना है, 0 है, कितना है, 0 है, और उधर आप लोग ये कहीं निकाल सकते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2v2। रॉकेट की गति, बंदूक से गोली का छोड़ना और टक्कर, ये तीनों ही किसके उदाहरण हैं, संवेग संरक्षण के उदाहरण है। रॉकेट की गति और बंदूक की गोली का छोड़ना ये क्रिया प्रतिक्रिया का भी उदाहरण है। किसका है, क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण। अब आ जाता है आपके पेशीय बल। पेशीय बल का मतलब क्या होता है, जिसमें अपने शरीर की मांसपेशियां काम करती है, ऐसा बल जिसमें अपन क्या लगाते हैं, मांसपेशियों से प्रेशर लगाती या मतलब काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पेशीय बल कहलाते हैं। वे बल जिसमें शरीर की पेशियों का योगदान होता है पेशीय बल कहलाता है। जैसे चलने में, जैसे किसमें काम आता है, चलने में, बोलने में मुंह की पेशियां काम करती है, अन्य पेशियां जैसे जीभ है, ये सारे काम करते हैं। श्वसन क्रिया में अंदर की जो पेशियां हैं, फेफड़े हैं, ये काम करते हैं। श्वसन क्रिया में लंग्स, श्वसन क्रिया में कौन काम करते हैं, लंग्स काम करते हैं, लंग्स का योगदान। भोजन में आहार नाल का योगदान, ये किसके उदाहरण है, पेशीय बल के उदाहरण है, जिसमें अपने शरीर की कौन काम करती है, पेशियां काम करती है। किसी चीज या वस्तु को फेंकने में, इसमें भी कौन सा बल काम आता है, पेशीय बल। पेशीय बल संपर्क बल होता है। पेशीय बल क्या होता है, संपर्क बल होता है, क्योंकि अपने पास जादू नहीं है, अपन ये कहें भाई छू मंतर, यहाँ पेशीय बल लगाए वहां से बोतल मेरे हाथ में आ जाए, तो ये संभव है क्या, नहीं है। तो पेशीय बल क्या है, संपर्क बल है। यानी कि पेशीय बल कब काम करेगा, जब आप वस्तु के क्या किसमें रहोगे, संपर्क में रहोगे, तो क्या काम करेगा, पेशीय बल काम करेगा। घर्षण बल, घर्षण बल का मतलब क्या होता है, वस्तु की गति का जो विरोध करता है। घर्षण बल क्या काम करता है, घर्षण के लिए दो वस्तुओं का संपर्क में आना आवश्यक है, यानी संपर्क बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घर्षण बल कब काम करेगा, जब दो वस्तुएं संपर्क में रहेगी तो ही घर्षण बल काम करेगा। बाहरी बल की अनुपस्थिति में घर्षण बल का मान 0 होता है। बाहरी बल की अनुपस्थिति में घर्षण बल का मान क्या होगा, घर्षण बल आपको एहसास कब होगा, जब आप लोग बाहरी बल लगाओगे। जैसे कोई वस्तु रखी हुई है, इस समय इस वस्तु के ऊपर घर्षण बल 0 है, क्या है, लेकिन जैसे ही मैं इस वस्तु को खींचने का प्रयास करूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। गाय भैंस का छोटा बछड़ा देखा, घर्षण बल भी वैसे ही है। गाय भैंस के छोटे बछड़े को आप आगे खींचो और वो क्या करता है, पीछे की ओर जाने का प्रयास करता है। ये भी क्या करता है, ये घर्षण बल जो है वो, आप इसको आगे खींचो, पहले तो कुछ नहीं करता है, पहले तो वो गाय भैंस का बछड़ा भी आराम से चलता है, लेकिन आप खींचोगे तो वो फिर पीछे जाएगा। ये क्या करता है, अब आप लोग ये देखिए, अब इस स्थिति के अंदर इसमें घर्षण बल 0 है, लेकिन जैसे ही अपन बाह्य बल लगाते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। यानी कि इसके बीच में जो नीचे वाला तल है और वस्तु का जो तल है, उनके बीच में क्या उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप ये अपनी गति का क्या करता है, विरोध करता है। जब ये काम इसके बस की बात नहीं रहता है, तब ये कह देता है कि भाई अब इसको ले जाओ। अन्यथा आप लोगों ने ये देखा होगा, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो आपसे हट नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पेशीय बल की तुलना में उस पदार्थ का घर्षण बल क्या है, ज्यादा है। अब इस वस्तु का घर्षण बल यहाँ तक तो ठीक है, इसको छोटा बालक उठाएगा, बल लगाएगा तो क्या वो उसको हटा पाएगा, नहीं। लेकिन जैसे ही घर्षण बल से बाह्य बल ज्यादा होता है तो वस्तु खिसकने लगती है। घर्षण बल से क्या ज्यादा हो, बाह्य बल ज्यादा हो, तो वस्तु गति करने लगती है।
बाहरी बल की अनुपस्थिति में घर्षण बल का मान क्या होता है? शून्य होता है। घर्षण बल कब काम करता है? जब बाह्य बल उपस्थित हो। घर्षण बल पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। पृष्ठ का जितना ही क्षेत्रफल होता है, धरती पर पड़ा हो या कहीं पे भी पड़ा हो, अगर उसके क्षेत्रफल की प्रकृति पर जरूर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? प्रकृति के ऊपर। अब जैसे इसी कुर्सी को यहाँ से हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसी कुर्सी को अगर चिकनी धरातल पर रख दें तो उसको हटाना क्या होता है? आसान होता है। क्यों? क्योंकि खुरदरी सतहों पर घर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, और जो स्मूथ जगह होती है वहां पर घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। घर्षण बल पृष्ठ के क्षेत्रफल पर तो निर्भर नहीं करता है, लेकिन पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पृष्ठ किस प्रकार का है? पृष्ठ खुरदरा है या पृष्ठ चिकना है? अगर चिकना पृष्ठ है तो घर्षण क्या होगा? कम होगा। इसी प्रकार मशीनें बनाई जाती है, मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ग्रीस, स्नेहक, जिसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेहक, ताकि मशीनों के कल पुर्जे घिसे नहीं। घर्षण, क्या घर्षण जरूरी है या घर्षण जरूरी नहीं है? घर्षण अगर जरूरी नहीं होगा तो अपन सीधे यहाँ से डायरेक्ट सवाईपुर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने को रोकने वाला कोई होगा नहीं। यहाँ से थोड़ा सा धक्का लगाया, घर्षण तो है ही नहीं, सीधे ही जाओ बस स्टैंड। वहां फिर किसी को बोल देना जो आपको पकड़ लेंगे, और वो खुद भी नहीं रुक पाएगा क्योंकि उसको पकड़ने वाला भी नीचे घर्षण नहीं है। हाँ, घर्षण बल पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। खुरदरे पृष्ठ के लिए घर्षण बल अधिक, खुरदरे पृष्ठ में घर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, और चिकने पृष्ठ के लिए घर्षण बल क्या होता है? कम। स्थैतिक घर्षण बल, एफ यानी सीमांत अधिकतम मान। ये कोई वस्तु है, एम जी यानी ये तुरंत से काम कर रहा है। स्थैतिक घर्षण, जब वस्तु पर बाहरी बल कार्य करता है परंतु वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब वस्तु पर बाहरी बल कार्य करता है परंतु वस्तु विस्थापित नहीं होती है। वस्तु के ऊपर कौन सा बल कार्य कर रहा है? बाहरी बल काम कर रहा है। वस्तु के ऊपर कौन सा बल काम कर रहा है? बाहरी बल काम कर रहा है, लेकिन वस्तु अगर विस्थापित नहीं होती है तो विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को क्या बोलते हैं अपन? स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। जब वस्तु क्या नहीं हो, गति नहीं करती तो उस घर्षण बल को क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण, यानी उसी स्थिति में रहता है। स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान सीमांत घर्षण बल कहलाता है। क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण बल। मतलब इससे ज्यादा सीमा घर्षण बल की हो ही नहीं सकती है, और जैसे ही इस बल से ज्यादा बाह्य बल आएगा तो उसकी सीमा घर्षण बल की क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, और वस्तु क्या करने लग जाएगी? गति करने लग जाएगी। स्थैतिक घर्षण बल स्वतः समायोजन बल होता है। ये क्या होता है? स्वतः ही समायोजित हो जाता है। एफ सीमांत इज प्रोपोर्शनल टू आर। आर का यहाँ पर क्या उत्तर दिया था? आर क्या है ये बताया नहीं उन्होंने। क्या हुआ? हाँ सॉरी, प्रतिक्रिया बल है। कौन सा बल है? रिएक्टिव फोर्स है। हाँ तो ये देखिए, स्थैतिक बल का ये हो गया। एफ सीमांत यानी सीमांत जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वो समानुपाती होता है किसके? प्रतिक्रिया बल के। तो यहाँ पर एफ सीमांत जो है वो किसके बराबर होता है? स्थैतिक घर्षण गुणांक, और ये जो आर है इसके क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। हालांकि ये आपकी इतना ज्यादा सिलेबस में नहीं है। जहां आर क्या है? प्रतिक्रिया बल है। सीमांत बल जो होता है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मतलब जो स्थैतिक घर्षण जो है उसका जो मानक है उसके, और रिएक्टिव बल जो होता है, रिएक्टिव फोर्स होता है, उसके क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। गतिक घर्षण, जब वस्तु गतिशील अवस्था में हो, कौन सा बल है? गतिक। एफ काइनेटिक, कौन सा है? एफ काइनेटिक, और ये एफ सीमांत था। स्टैटिक, एफ स्टैटिक्स, एफ एस था। आज आप देखिए, जब वस्तु गतिशील अवस्था में है
तो विपरीत दिशा में लगने वाला बल गतिक घर्षण कहलाता है। जैसे वस्तु, कोई भी वस्तु गतिशील है, कोई भी वस्तु क्या है, गतिशील, इधर वस्तु गतिशील है तो इस गति की विपरीत दिशा में जो बल लगेगा, जैसे अपन मोटरसाइकिल चलाते हैं, सारे गियर निकाल करके, चाबी बंद करके मोटरसाइकिल को ऐसे ही चलने देते हैं, तो थोड़ी देर चलने के बाद में वो क्या हो जाती है, उसकी गति धीमी हो जाती है। उसकी गति क्या हो जाती है, तो वो गतिक घर्षण बल है। वो कौन सा है, गतिक घर्षण बल है। जिस दिशा में वस्तु की गति हो रही है उसके विपरीत दिशा में क्या लगता है, गतिक घर्षण बल लगता है, जो कि उसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, गति का विरोध करता है। जब वस्तु गतिशील अवस्था में हो, गतिशील अवस्था में हो तो विपरीत दिशा में, किस दिशा में, अब अगर उसी दिशा में लगेगा तो गाड़ी तो आगे चली जाएगी। क्या करता है, गाड़ी की गति को रोकने के लिए वो क्या करता है, विपरीत दिशा में लगता है। जब वस्तु गतिशील अवस्था में हो तो विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग कितना ही हो उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। एफ के ये प्रोपोर्शनल होता है आर के, इसमें यहाँ पर म्यू के जो है वो भी गति घर्षण गुणांक है। जिस प्रकार स्थिति घर्षण गुणांक था उसी प्रकार ये भी क्या है, गति घर्षण गुणांक। सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल का मतलब क्या होता है, खिसकाना। सर्पी घर्षण बल का मतलब क्या होता है, सर्प खिसकता है नहीं खिसकता है, एक दो गति करना और दूसरा क्या होता है, खिसकाना। जैसे कोई बक्सा रखा हुआ है उसको अपन क्या करते हैं, धक्का देकर के क्या करते हैं, खिसकाते हैं। वो किसका उदाहरण है, सर्पी घर्षण बल का। जब वस्तुएं आपस में फिसलती हैं, क्या होता है, वस्तुएं आपस में क्या होता है, फिसलती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्पी घर्षण काम करता है। लोटनी घर्षण या फिर बेलनी घर्षण, जैसे ये बेलन है, इसके ऊपर आप लोग कोई वस्तु रख दीजिए, वो क्या होगी, गति करेगी कि नहीं करेगी। इस प्रकार जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, लोटनी घर्षण। जैसे बियरिंग होता है, बेरिंग होता है नहीं होता, बेरिंग, उसमें जो गति होती है वो कौन सी होती है, लोटनी घर्षण। कौन सी होती है, लोटनी घर्षण या फिर बेलनी घर्षण। जब वस्तुओं के मध्य घूर्णन गति होती है, क्या होती है, घूर्णन गति, घूमती है, तो उस गति को अपन लोटनी घर्षण बल काम करता है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, गति घर्षण से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि स्थैतिक घर्षण क्या करता है, स्थैतिक घर्षण में मैंने आपको ये बताया है कि ये वस्तु है, इसके ऊपर बल काम कर रहा है, लेकिन ये यदि ये वस्तु गतिशील नहीं हो पा रही है, उस स्थिति के अंदर क्या होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। और स्थैतिक घर्षण में सीमांत घर्षण और होता है। क्या होता है, जो कि स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम मान होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सीमांत घर्षण कहते हैं। जब वस्तु क्या नहीं हो, गतिशील अवस्था में नहीं हो, तो उस स्थिति के अंदर जो वो घर्षण बल होगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा, और गति घर्षण में तो क्या होता है, वस्तु गति कर रही है, उसके गति की विरोध में जो कुछ मात्रा में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण। क्या बोलते हैं, और गति घर्षण अगर ज्यादा ही होता तो वस्तु गति कैसे करती। स्थिति घर्षण वस्तु की गति को गति होने ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब स्थिति घर्षण क्या है, ज्यादा है। और गति घर्षण कौन सा है, वस्तु की गति हो रही है लेकिन उस गति का क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है, इसका मतलब कौन सा ज्यादा हुआ, स्थिति घर्षण। अब आप लोग थोड़ी सी कल्पना कीजिए, अपन ने 4 घर्षण पढ़े हैं। नंबर 1 स्थिति घर्षण, नंबर 2 गति घर्षण, नंबर 3 सर्पी घर्षण, नंबर 4 लोटनी घर्षण। आपको सबसे कम कौन सा लगा, लोटनी घर्षण। कौन सा, क्योंकि उसमें लुढ़कती है चीजें। जैसे आप लोग, बड़ा खंबा है, उसको यहां से, या बड़ी पट्टी है कोई, है ना, बड़ी पट्टी है, तो उसको आप लोगों को यहां से वहां ले जाना है, तो लोग क्या करते हैं, उसके नीचे बेलनाकार वस्तुएं रखते हैं। रखते कि नहीं रखते हैं, बेलनाकार वस्तु रख करके, चाहे तो वो लकड़ी की हो चाहे वो क्या हो, लोहे की हो। तो वो एक तो होती है खिसका करके ले जाना, तो कौन सा घर्षण काम करेगा, खिसका करके ले जाना, सर्पी घर्षण। दूसरा, उस बेलनों के ऊपर ले जाना, लोटनी घर्षण। कौन सा काम करेगा, तो लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है। उसके बाद में सर्पी घर्षण, उसके बाद में
नहीं, स्थितिक तो सबसे ज्यादा होता है। स्थितिक क्या होता है, देखिए यहां से समझ लीजिए, स्थितिक घर्षण क्या होता है, गति घर्षण से ज्यादा होता है। सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से ज्यादा होता है। सर्पी घर्षण तो ज्यादा ही होगा, है ना। और स्थितिक घर्षण जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में सर्पी घर्षण होता है, इसमें भी अपने को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। वस्तु गतिशील है तो उस समय घर्षण क्या होगा, कम। क्या रहेगा, कम। और लोटनी घर्षण है उस समय और भी क्या होगा, कम। तो इनका क्रम आप इस प्रकार याद रखें, सबसे ज्यादा घर्षण कौन सा होता है, स्थितिक। उसके बाद में कौन सा होता है, सर्पी, जिसको अपन खिसकाते हैं। तीसरा कौन सा है, गति, वस्तु गति कर रही है और गति में परिवर्तन का वो क्या करता है, विरोध करता है। और चौथा कौन सा है, लोटनी घर्षण। ये क्रम आप लोग इस प्रकार याद रखें। ये म्यूएस, म्यूएस यानी स्थितिक घर्षण गुणांक ज्यादा होगा किसे, म्यू के। म्यू के क्या है यहाँ पर, गतिक घर्षण गुणांक। ये क्या है, स्थितिक घर्षण गुणांक क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि स्थितिक घर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है। स्थितिक घर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है किसे, गतिक। के का मतलब काइनेटिक और एस का मतलब स्टैटिक, स्थितिक, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थितिक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक। और इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक यानी गतिक, KINETIC, काइनेटिक। स्थिर विद्युत बल का नाम कूलॉम बल भी है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 12वीं का टॉपिक है, फिर भी अपन इसको हल्के से थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्थिर विद्युत बल, जिसका दूसरा नाम क्या है, कूलॉम बल है। दो आवेश हैं, Q1 और Q2, और उनके बीच की दूरी है R। क्या है, इसका नाम क्या है, स्थिर विद्युत बल। क्या है, स्थिर विद्युत बल। दो आवेश Q1 और आवेश Q2 है, उनके बीच की दूरी क्या है, R। कूलॉम बल या स्थिर विद्युत बल क्या कहता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि ये जो स्थिर विद्युत बल जो है वो आवेशों के, ये दोनों आवेश जो थे ना, Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थितिक घर्षण बल, नहीं सॉरी, स्थिर विद्युत बल या फिर कूलॉम बल क्या होता है, दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो होता है समानुपाती। क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्या होता है, R स्क्वायर, यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसको अपन एक फ्रेज के रूप में लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, नियम नंबर 1, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहला क्या है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। समीकरण नंबर 1, आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी व्युत्क्रमानुपाती 1/R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों को मिला देते हैं, एक और दो को मिलाने पर आप लोग ये देखते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सिंपल सा है। तो F इज इक्वल टू समानुपाती चिन्ह हटा करके एक नियतांक लगाते हैं K। क्या लगाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटा करके अधिकतर नियतांक कौन सा लगाते हैं, K लगाते हैं। यह निर्वात में कूलॉम बल कहलाता है। इस बल को क्या बोलते हैं, निर्वात में क्या बोलते हैं, कूलॉम बल। अब के, ये के कहां से आएगा, ये जो के नियतांक है इसको आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इसका वज्र गुणा इससे कर दो और इसको कहां ले आओ,
नीचे आ जाएगा ना, वज्र गुणा हो जाएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा एफ, ये किससे गुणा हुआ और ये कहा चला गया नीचे। अब आप लोग ये मत सोच रहे ये आ कहां से गया, इसी सूत्र से आया है, ठीक है ना, यहां से निकल जाएगा ये के, जहां पर के का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इनको इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, हालांकि ये आपके दूर दूर तक सिलेबस में नहीं, एप्सिलॉन 0 बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन स्थिर विद्युत बल, मतलब ये इस बल को बोलते हैं स्थिर विद्युत बल को, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इस टॉपिक को आप लोग भले छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एप्सिलॉन आर और ये वाला नहीं है। इससे संबंधित प्रश्न भी छोड़ दीजिए। चुंबकीय बल भी नहीं है, हाँ हाँ वही है, बाकी ये जो स्थिर विद्युत बल है ये नहीं है, घर्षण जरूर है आपके सिलेबस में, है ना, घर्षण को आप अच्छा करें, ये एप्सिलॉन वाला आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो है, पेशी बल, घर्षण बल, संपर्क बल, आवेशों के मध्य ये संपर्क बल, ये नहीं है, ये तो अपन ने वो देखा था शुरू की परिभाषा, उसी से हो जाएगा, यदि दो चुंबकों के मध्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो चुंबकीय बल का मान कितना होगा, आर स्क्वायर होता है 4 गुना हो जाएगा। हाँ यहाँ पर देखिए अब आप लोग, न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या देता है, बल की परिभाषा, भाई असंतुलित बल होने पर ही क्या होता है, वस्तु गति करती है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या बताता है, बल का सूत्र F = ma। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है, बल की प्रकृति कैसी है उसके बारे में अपने को बताता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, केवल ये थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, है ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, दो कण हैं जिनमें से एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान कितना है m2 है, कोई सा भी कण हो सकता है, इसमें m1 पृथ्वी हो सकती है, m2 कोई पत्थर हो सकता है, ब्रह्मांड में मौजूद कोई सा भी कण, है ना। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, किसका है, सार्वत्रिक और यूनिवर्सल है सब में। m1 वस्तु का द्रव्य, पहली वस्तु का द्रव्यमान कितना है m1 और दूसरी का कितना है m2, और उनके बीच की दूरी कितनी है r। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा अपन ने स्थिर विद्युत बल में देखा। स्थिर विद्युत बल में तो क्या था, आवेशों का गुणनफल था, और इधर क्या है, द्रव्यमानों का गुणनफल, क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है, इस ब्रह्मांड में दो पिंड हैं जिनका एक का द्रव्यमान क्या है m1, दूसरे का द्रव्यमान कितना है m2, दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है r, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये हो गया है, तो वापस वही हो जाएगा आपके F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटा करके एक नियतांक लगाते हैं जिसका नाम है कैपिटल G, ये गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है। क्या है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब इसका भी कैसे निकलेगा, ये मात्रा कैसे निकला, इस फॉर्मूले से। कैसे, अब आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर जी निकाल लीजिए, जी इज इक्वल टू
ये आर स्क्वायर इधर जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बटा m1 m2। अब आप लोग बता दीजिए इसका मान क्या होता है, एन, त्रिज्या किसमें मापते हैं, मीटर में, एन एम स्क्वायर बटा m1 का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम, m2 का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम, तो जी का मात्रा क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये यहां से निकल के आया, समझ में आ गया आपको, अरे समझ में आया कि नहीं आया। गुरुत्वीय बल किस प्रकृति का होता है, आकर्षण, आकर्षण प्रकृति का होता है। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये केंद्रीय बल है, इसकी परास यानी इसकी रेंज इन्फिनिट होती है, अनंत होती है। यह असंपर्क बल होता है, यानी संपर्क होना जरूरी नहीं है, ब्रह्मांड में कोई भी कण कहाँ भी हो सकता है। दो वस्तुओं का द्रव्यमान तथा उनके मध्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए, दो वस्तुओं का द्रव्यमान, एक सवाल है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान क्या कर दिया जाए, डबल, और उनके बीच की दूरी क्या कर दी जाए, डबल, कितनी कर दी जाए, डबल। दो वस्तुओं का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो लगने वाला गुरुत्वीय बल बढ़ेगा या घटेगा या क्या होगा, है, कैसे घटेगा, कैसे नहीं घटेगा, है। अब देखो इसमें देखिए, दोनों का द्रव्यमान देखो सूत्र से ही होगा, अपन डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते कि भाई घटेगा बढ़ेगा। एफ का मान क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों पदार्थों का द्रव्यमान क्या कर दिया, डबल कर दिया, m का कितना कर दिया 2m, और इसका कितना कर दिया, इसका भी 2m कर दिया। अब आप लोग ये देखिए त्रिज्या भी कितनी कर दी, 2r स्क्वायर। अब आप लोग देखिए यहाँ पर दो दूनी चार, m1 m2 हो गया, और इधर कितना हो गया, ये पूरा कोष्टक में है, तो दो दूनी चार आर स्क्वायर। अब सेम वो का वही आ गया, तो यहां पर दोनों का द्रव्यमान और त्रिज्या डबल करने पर गुरुत्वाकर्षण बल पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः यह अपरिवर्तित रहेगा। चलो बाकी कल पढ़ेंगे, और ये कुछ सवाल हैं, बाकी तो है, ये तो लंबा टॉपिक।